एग्जाम टाइम पर ये 3 प्रॉब्लम तो हर एक स्टूडेंट फेस करता है। प्रॉब्लम क्या है? पहली प्रॉब्लम, मोर सिलेबस लेस टाइम। इतना सारा सिलेबस है और टाइम इतना कम है, आखिर कैसे हम इतने सिलेबस को इतने कम टाइम के अंदर कवर करें। दूसरी प्रॉब्लम, याद नहीं रह पाता। इतना सारा सिलेबस है पढ़ने को, इतनी सारी चीजें हैं पढ़ने को, आखिर हम किस टेक्निक से पढ़ें जिससे कि सारी चीजें हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाए। और तीसरी प्रॉब्लम, ओवर थिंकिंग। कितनी बार ये होता है ना कि आप बैठ के ये सोच रहे होते हो कि यार मैंने तो अपना पूरा साल खराब कर दिया, क्या मैं अब से पढ़ के भी अपने एग्जाम को क्रैक कर पाऊंगा, या फिर इसमें 95% लेकर आ पाऊंगा, या फिर मैं अपने एग्जाम के अंदर टॉपर बन पाऊंगा। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। और आज की ये जो वीडियो है ना, ये उस हर एक स्टूडेंट के लिए है जिसके एग्जाम या तो 1, 2, 3 महीने के अंदर स्टार्ट होने वाले हैं, या फिर आपके एग्जाम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये जो एग्जाम का टाइम होता है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम होता है आप सभी के लिए। क्योंकि मैंने ऐसे भी कई स्टूडेंट्स को देखा है जो कि एग्जाम टाइम पर उन्होंने पढ़ाई करी, बहुत फोकस से पढ़ाई करी, इन स्ट्रेटेजीज को फॉलो करके पढ़ाई करी और बोर्ड एग्जाम को क्रैक कर दिया, IIT JEE को क्रैक कर दिया, नीट को क्रैक कर दिया। चाहे तुम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करो, लास्ट के टाइम में पढ़ के भी लोगों ने क्रैक करा है। और मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जो कि पूरे साल भर पढ़ाई कर रहे थे, बट एग्जाम टाइम के अंदर उन्होंने कुछ गलतियां कर दी, कुछ मिस्टेक्स कर दी, जिसकी वजह से उस एग्जाम को वो क्रैक नहीं कर पाए और अपनी क्लास के अंदर वो टॉपर नहीं बन पाए। तो ये जो एग्जाम का टाइम होता है ना, ये आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इस टाइम के अंदर ये जो 3 प्रॉब्लम है ना, ये आपके साथ होता ही होगा कि इतना सारा सिलेबस है, इतना कम टाइम है, चीजें को आप याद नहीं कर पाते होगे और बहुत सारी चीजों के बारे में आप ओवर थिंकिंग करते होगे। बट आज मैं 3 स्टेप का ऐसा एक प्रोसेस बताने वाला हूं जिसको अगर आपने फॉलो कर लिया ना, आप आराम से कम समय के अंदर भी बहुत अच्छे मार्क्स को लेकर आओगे। बट मेरा एक सवाल है आप सभी से, क्या आप सच में मेहनत करने को तैयार हो? क्या आप जिंदगी में रगड़ने के लिए तैयार हो? जो टाइम आपके पास है, मुझे नहीं पता कितने टाइम में आपके एग्जाम है, शायद 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 15 दिन, 10 दिन, 5 दिन। क्या आप इस टाइम के अंदर खुद को पूरी तरीके से मोटिवेटेड होकर मेहनत करने को तैयार हो गया यार? यस या नो बताओ, खुद से पूछो और आज कमेंट के अंदर लिख दो। अगर तुम सच में तैयार हो तो लिख दो यार, यस भैया आई विल वर्क हार्ड, मैं करूंगा मेहनत, मैं करूंगी मेहनत, लिख दो। तो फिर से बोल रहा हूं, अगर इस वीडियो को देखना चाहते हो तो अभी कमेंट कर देना कि यस आई एम रेडी टू वर्क हार्ड। अब बात करते हैं वो 3 स्टेप प्रोसेस की, कि वो जो 3 स्टेप प्रोसेस है आखिर वो है क्या। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 है रीड लेस। अब तुम सोच रहे होगे रीड लेस, इसका क्या मतलब है? समझाता हूं, बहुत ध्यान से समझना। देखो, इस समय पर ना एक गलती तुम कर रहे हो। गलती तुम क्या कर रहे हो ना, कि तुम अपने दोस्तों को फोन मिलाओगे, तुम अपने दोस्त को बोलोगे यार मेरा ना कल एग्जाम है, मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, मेरा कल SST का एग्जाम है, अब मुझे ये बता दे कि मैं कौन सी बुक से पढ़ाई करूं, कौन से लेक्चर से पढ़ाई करूं कि मैं अपने बहुत अच्छे मार्क्स ले आऊंगा। तो आपका एक दोस्त बोलेगा यार एक काम कर, यूट्यूब पे ना इन सर की एक वीडियो है वो देख लेना, और उसके अलावा एक काम करना, तू ये बुक भी खरीद ले, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से सवाल आते हैं। तो आप मोटिवेटेड होते हो, आप जल्दी से बुक ले आते हो, लेक्चर देखना स्टार्ट कर देते हो। अब 1 घंटे बाद आप अपने दूसरे दोस्त को फोन मिला लेते हो, दूसरे दोस्त से बोलते हो यार मैं ना SST की पढ़ाई कर रहा हूँ, SST में ना मैं इस बुक से पढ़ रहा हूँ। अब आपका दूसरा दोस्त बोल देता है यार तू इस बुक से क्यों पढ़ रहा है, ये बुक तो बेकार है, ये लेक्चर तो बेकार है। अब तू क्या करना, तू इस बुक को लिया, दूसरी वाली कोई बुक है इसको लिया, पेपर यहीं से बनता है। अब तुम जाओगे मार्केट में दौड़े दौड़े, इस बुक को भी ले आते हो। यही करते हो ना तुम, और यही आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। पता है क्यों? क्योंकि आप इतनी सारी बुक्स को ले आते हो, इतने सारे रिसोर्सेज को ले आते हो, क्या आप प्रैक्टिकली इतने कम समय के अंदर इतने रिसोर्सेज को पढ़ सकते हो? और मैं एक बार इमेजिन भी कर लेता हूं कि हाँ आपने पढ़ ली, इतनी सारी किताबों को आपने पढ़ लिया, बट क्या आप उन सारी किताबों को अपनी ब्रेन के अंदर मेमोराइज कर सकते हो? क्या आप याद रख सकते हो? नहीं। सिंपल सी बात है, आप कोई सुपर ह्यूमन तो हो नहीं ना यार, आप हो तो इंसान ही ना। क्या हम इतनी सारी किताबों को एक बार में याद कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप क्या है? रीड लेस, मतलब कम किताबों को पढ़ो, कम रिसोर्सेज को पढ़ो। आखिरी के टाइम पे ना हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है, हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है यार। और इसी के लिए आपको फॉलो करना है 80-20 रूल। एक बड़ी ही प्यारी स्ट्रैटेजी समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है सभी के लिए। 80-20 रूल ये क्या है? ये मैं अपनी बहुत वीडियोस के अंदर ऑलरेडी बता चुका हूं, फिर से बता देता हूं शॉर्ट के अंदर। देखो, हर एक एग्जाम, चाहे किसी भी एग्जाम की बात करो, IIT JEE, नीट, UPSC, क्लास 10, क्लास 9, क्लास 11, क्लास 12, किसी भी एग्जाम की बात करो, हर एक एग्जाम में ना कुछ 20% ऐसा सिलेबस होता है जिससे कि आपका 80% पेपर आ रहा होता है। मतलब कुछ 20% ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि हर बार आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। और आप ये पूछोगे कि हमें कैसे पता चलेगा, है ना? यही तुम पूछ रहे हो। भाई एक काम करो, इस वीडियो को तुम कहां देख रहे हो? यूट्यूब ना, एक फ्री प्लेटफॉर्म है ना, इसी पे तुम्हें सर्च करना है, ऊपर जाना है और सर्च बार के अंदर सर्च करना है जो भी आपका एग्जाम है, और आगे डाल देना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस।
अब बस इतना डाल देना, इमेजिन करते हैं एक स्टूडेंट है जो कि नीट की तैयारी कर रहा है, तो डाल देना कि नीट फिजिक्स चैप्टर वाइज एनालिसिस या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस। उससे पता क्या होगा, आपको ये पता चलेगा यार अच्छा फिजिक्स के अंदर ये वाला चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो 5 साल में बार बार पूछा गया है, अच्छा ये वाले टॉपिक से बहुत बार सवाल आते हैं। उससे क्या होगा ना, आपको वो टॉपिक्स पता चल जाएंगे, वो चैप्टर्स पता चल जाएंगे। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले उन चैप्टर्स को करना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस एग्जांपल को किसी भी क्लास के लिए ले सकते हो, चाहे आप क्लास 10th बोर्ड की तैयारी कर रहे हो ना, तो आप यूट्यूब पे डाल लेना क्लास 10th बोर्ड, जो भी आपका बोर्ड है उसके आगे डाल देना प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज एनालिसिस, ये आप डाल देना। और अगर आपको अब भी इस टेक्निक पे विश्वास नहीं हो रहा ना, तो इसका एग्जांपल दे देता हूँ। मेरा एक स्टूडेंट था, पिछले साल वो क्लास 12th बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा था और उसने लास्ट के टाइम पे कुछ भी नहीं पढ़ा था, बस एग्जाम से 1 महीने पहले उसने क्या करा ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ लिया। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, उसने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ लिया और बोर्ड एग्जाम के अंदर उसकी 93% आई थी। तो आप खुद सोचो यार, अगर वो स्टूडेंट कर सकता है तो आप भी कर सकते हो, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बट पॉसिबल है। तो पहला स्टेप हमारा क्या है कि हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है, हमें केवल वही पढ़ना है जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हमारे स्टेप नंबर 2, जो कि है थिंक मोर। अब आप सोच रहे होगे थिंक मोर से मेरा क्या मतलब है, अभी समझाता हूं, बहुत ध्यान से समझना। देखो एग्जाम के टाइम में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी क्या है कि आप चीजों को याद नहीं कर पाते, क्योंकि आपको बहुत कुछ पढ़ना है। देखो आपने शुरू से पढ़ाई करी नहीं, अब इतने कम समय के अंदर आपको बहुत सारी चीजें पढ़ने को मिल रही हैं। अब ऑब्वियस सी बात है आपका ब्रेन इतनी सारी चीजों को याद तो नहीं कर पाएगा, बट इसका एक मेथड है। इस मेथड को हम बोलते हैं विजुअलाइजेशन। अभी इस मेथड को प्रैक्टिकल तरीके से मैं करके भी दिखाऊंगा, बट ये जो मेथड है ना, ये गुरुकुल के अंदर भी यूज किया जाता था। इसके ऊपर एक पूरी डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, बट आज बात कर रहे हैं एग्जाम के टाइम पे हमें कैसे पढ़ना है। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि विजुअलाइजेशन होता क्या है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेता हूं, आपके नोट्स हैं या फिर आप किताब से पढ़ते होगे, आप लेक्चर से पढ़ते होगे, आप कहीं से भी पढ़ रहे हो। इमेजिन करो आपने एक लाइन पढ़ी, क्या, a displacement reaction is the one wherein the atom or the set of atom is displaced by another atom in a molecule। ये आपने लाइन पढ़ी है ना। अब आप क्या करोगे, आप अब इस लाइन को रटने की कोशिश करोगे, क्या ठीक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये होता है, ये होता है, ये होता है, आप रटने की कोशिश करोगे। और यही सबसे बेकार तरीका है। आपके दिमाग के अंदर ना आपको एक थोड़ी सी न्यूरो साइंस समझा देता हूँ। न्यूरो साइंस ये बोलती है ना, जब आप चीजों को रटते हो ना, तो वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में तो आ जाता है, बट आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं आता। मतलब अगर आप इस डेफिनेशन को एग्जाम से 1 दिन पहले याद करोगे ना, तो शायद आपको एग्जाम के दिन याद रह जाएगी, बट अगर आप एग्जाम से 4-5 दिन पहले याद करोगे ना, तो आप एग्जाम के दिन इस डेफिनेशन को भूल जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने रट के इसको याद किया था। अब विजुअलाइजेशन का प्रोसेस समझते हैं। मैंने इस डेफिनेशन को पढ़ा, अब मैं क्या करूंगा ना, अब बहुत ध्यान से समझना मैं कैसे याद कर रहा हूं। अब मैं हिंदी में खुद से बोलूंगा इसके बारे में, या फिर जो भी आपकी लैंग्वेज है ना, चाहे आप कोई और लैंग्वेज बोलते हो, तो उस लैंग्वेज के अंदर खुद से इसको बोलो। क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या हुआ, जिसमें कि एक एटम ने दूसरे एटम को ऐसे डिस्प्लेस कर दिया। क्यों डिस्प्लेस करा? क्योंकि एक जो एटम है ना, वो दूसरे एटम से ज्यादा रिएक्टिव है। मैं पूरी वो साइंस समझा रहा हूं कि ऐसे आपको खुद से बोलना है। अब इसके अंदर अगर आपने एक चीज नोटिस करी हो, तो मेरे हाथ भी इधर उधर चल रहे थे कि एक एटम ने दूसरे एटम को ऐसे डिस्प्लेस कर दिया। ये मैं क्या कर रहा हूं, ये भी गुरुकुल का सिस्टम है। होता क्या है ना, जब आप कोई चीज बोल के और अपने हाथों को मूव करके याद करते हो ना, तो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर वो बहुत जल्दी जाती है। तो अगर आपके एग्जाम पास आ चुके हैं और आपको बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, तो आपको क्या करना है ना, याद करने के तरीकों को बदलो। मतलब नॉर्मली रट के याद मत करो, अपने हाथों का यूज लो, उसके बारे में सोचो, हिंदी में सोचो, क्योंकि जो हमारी ब्रेन है ना, वो हमारी नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर ही सोच पाता है। मैं रियली में बता रहा हूँ, 7 दिन इस टेक्निक को फॉलो करके देखना। अपने हैंड्स को ऐसे हिलाओ, मूव करो, याद करते रहें। उससे क्या होगा, आपकी ब्रेन के अंदर सेल्स बहुत जल्दी कनेक्ट करेंगे चीजों को और आप बहुत जल्दी याद कर पाओगे। तो जो आपकी प्रॉब्लम है ना कि याद नहीं रह पाता, वो इस टेक्निक से सॉल्व हो जाएगी। तो याद रखना, आपको क्या करना है, विजुलाइज करना है। और इस प्रोसेस को मैंने पूरा समझा भी दिया। स्टेप 1 और स्टेप 2 मैंने आपको बहुत क्लियरली समझा दिया है। अब बढ़ते हैं हमारे स्टेप 3 की तरफ। बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज देखो, अगर आप एक स्टूडेंट हो ना, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना होता होगा। जैसे कि आप चीजों को रिवाइज नहीं कर पाते होगे, आपको ये नहीं आता होगा कि एक्चुअल में नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, चीजों को रिवाइज कैसे करते हैं और लॉन्ग टर्म तक अपनी मेमोरी को कैसे रिटेन करते हैं। ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, इन सभी का सोल्यूशन लेकर मैं आ गया हूं हमारे 7 डे के कोर्स के अंदर, जिसका नाम है एवरेज टू टॉपर इन नेक्स्ट 7 डेज। इस कोर्स के अंदर अगले 7 दिन के लिए आपको कुछ ऐसी टेक्निक सिखाई जाएंगी जिससे कि आपकी जो सारी प्रॉब्लम्स हैं खत्म हो जाएंगी। इस कोर्स के अंदर हम डे 1 से लेकर डे 7 के अंदर अलग अलग चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं और साथ साथ में इसके अंदर कुछ
एक्सरसाइजेस भी होंगी जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो आपकी जो मेमोरी है वो भी इंक्रीज होगी। इस कोर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, एक वेबसाइट है हमारी, उस वेबसाइट पे आप जाओगे तो इस कोर्स के अंदर आप एनरोल कर सकते हो। वैसे तो इस कोर्स की प्राइस मैंने ऑलरेडी बहुत कम रखी है, बट फिर भी क्योंकि आप मेरे पर्सनल स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए एक मैं कोड दे देता हूँ। यहाँ पर स्टूडेंट्स करके कोड आ गया होगा, अगर आप इस कोड को भी लगाओगे ना तो आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा, मतलब 50 से 60% आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा उस कोर्स के ऊपर। आगे बढ़ते हैं हमारे स्टेप 3 की तरफ। स्टेप नंबर 3 क्या है? ओवर थिंकिंग को कैसे खत्म करें। अब इस स्टेप को मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, एक स्टोरी से समझाता हूँ। ये स्टोरी है एक लड़के की जिसका नाम था राहुल। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है। देखो एक बार क्या होता है ना कि राहुल को ना कहीं रात को पार्टी करने जाना था, है ना। राहुल था अपने 11th क्लास का एक स्टूडेंट था और उसको कहीं पार्टी करने जाना था रात को। तो वो जाता है और अपनी मम्मी के पास जाता है और परमिशन लेता है कि मम्मी मुझे ना रात को अपने दोस्तों के साथ ऐसे पार्टी करने जाना है। उसकी मम्मी कहती है ठीक है चले जा, बट रात को टाइम से आ जाना। उसने कहा ठीक है मम्मी मैं जा रहा हूँ। बट जैसे ही वो जाने वाला होता है ना, उससे पहले उसके पापा ऑफिस से अंदर आ जाते हैं, गेट के अंदर आ जाते हैं और उसके पापा पूछते हैं बेटा कहाँ जा रहा है? तो बोलता है पापा वो ना दोस्त के साथ पार्टी करनी है, वहां जाना है। तो उसके पापा उसको मना कर देते हैं। तो बोलता है पापा जाने दो ना, आप मुझे क्यों नहीं जाने देना चाहते? तो उसके पापा जो रीजन देते हैं ना वो बहुत ध्यान से समझना। उसके पापा ये बोलते हैं कि यार तू अभी जाएगा पार्टी करने और तू गाड़ी से जाएगा, अपनी दोस्त की जो कार है उससे तू जाएगा, अगर कार का एक्सीडेंट हो गया तो तेरे तो चोट लग जाएगी ना। तो बोलता है पापा ये क्या बात कर रहे हो, चलो मैं कार से नहीं जाता, मैं तो अपनी स्कूटी से चला जाता हूँ। तो उसके पापा बोलते हैं यार एक्सीडेंट तो स्कूटी से भी हो सकता है। तो वो परेशान हो जाता है और वो बोलता है यार पापा मैं स्कूटी से भी नहीं जाऊंगा, मैं साइकिल रखी है मैं इससे चला जाऊंगा। तो उसके पापा बोलते हैं अच्छा इमेजिन कर ये जो साइकिल है इसका टायर बीच में कहीं फट जाए और तू गिर जाए और तेरे लग जाए तो। फिर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो बोलता है कि पापा मैं तो पैदल ही चला जाऊंगा, मुझे किसी चीज से नहीं जाना। तो उसके पापा का जवाब सुनना। उसके पापा ये बोलते हैं तू पैदल जाएगा रात को, अगर किसी ने तुझे किडनैप कर लिया तो तब क्या होगा तेरे साथ? परेशान हो जाता है और वो कहता है कि यार मुझे कहीं जाना ही नहीं, और वो अपने कमरे के अंदर वापस चला जाता है। अब तुम सोच रहे होगे ना कि ये कैसे बेकार बेकार सवाल पूछ रहे थे उसके पापा, है ना, ये तो बहुत ही बेकार बात है, मतलब कि ऐसे तो कुछ भी हो सकता है कि हम रोड पे जाएंगे तो एक्सीडेंट तो किसी का भी हो सकता है, तो इसका क्या ये मतलब है कि हम बाहर ना निकले घर से, ये सोच रहे हो ना। बट अगर मैं ये बोलूं ये कहानी उस लड़के के पापा की नहीं है, ये कहानी तुम्हारी है। हाँ तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम्हारी, मतलब समझ नहीं आया? तुम्हारे एग्जाम में टाइम कम है और तुम हर रोज खुद से क्या बोलते हो कि क्या मैं क्रैक कर पाऊंगा, क्या ये एग्जाम मेरे लिए बना है, क्या मैं 95 लेके आ पाऊंगा, मुझे तो डर लग रहा है। तुम यही तो सोचते हो खुद से, यही तो बोलते हो हर रोज। ये तो वही बात हो गई ना कि जैसे उसके पापा उससे बोल रहे थे कि यार तेरा एक्सीडेंट हो सकता है, तेरे साथ ये हो सकता है, तेरे साथ वो हो सकता है, तुम भी तो ये बोल रहे हो ना कि एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा, क्या मैं अच्छे मार्क्स लेके आ पाऊंगा। अरे इतना सोचने से क्या फायदा, इतना सोचने से क्या फायदा? एटलीस्ट तुम अपना ट्राई तो करो, तुम अपना ट्राई तो करो, जो होगा वो देखा जाएगा। अगर रोड पे एक्सीडेंट होते हैं तो क्या इसका ये मतलब है कि हम घर से बाहर निकलना बंद कर देंगे? नहीं निकलना बंद किया ना। तो एग्जाम में लोग फेल होते हैं, इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि तुम एग्जाम में मेहनत करना बंद कर दोगे। मेहनत तो करोगे ना यार, अपना बेस्ट तो लगाओगे ना यार। अगर अपना बेस्ट लगाने को तैयार नहीं हो फिर तो कैसे काम चलेगा? तो ये जो ओवर थिंकिंग की तुम्हारी समस्या है ना, इसका बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है। जब भी लग रहा है ना कि यार मैं बहुत ज्यादा चीजों के बारे में सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, एक पेन कॉपी लाओ और लिख दो चीज के बारे में। जब तुम लिखोगे तो तुम्हें पता चलेगा प्रॉब्लम तो कोई है ही नहीं, प्रॉब्लम तो तुम्हारा दिमाग है जो कि तुम्हें बार बार बेवकूफ बना रहा है। और जब भी आज के बाद ओवर थिंक करो ना, तो ये जो मैंने कहानी सुनाई थी ना, इस कहानी को याद कर लेना, शायद तुम ओवर थिंकिंग से बाहर आ जाओगे। तो मैंने तुम्हें तीनों स्टेप्स को बहुत डिटेल में समझा दिया है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। इन तीनों स्टेप्स को आप अपने एग्जाम टाइम पे यूज करना। अब देखो कैसे आपके मार्क्स आते हैं, कैसे आप उस एवरेज की कैटेगरी से टॉपर के अंदर जाने वाले हो। बस जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना कि आपको जरूरत है हार्ड वर्क की। यार हार्ड वर्क नहीं करोगे तो कुछ भी अचीव नहीं हो पाएगा। बस याद रखना, मेहनत लगाओ, इन तीनों स्टेप्स, इस स्ट्रैटेजी पे काम करो। जैसे मैंने याद करने की ट्रिक बताई है, उस ट्रिक से याद करो। और अगर अभी तक आपने कमेंट नहीं करा है कि यस भैया आई विल डू हार्ड वर्क, तो फिर तो यार कैसे काम चलेगा? तो अभी सबसे पहले कमेंट कर देना। ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।